everyone, welcome back to the channel. So we are continuing the second chapter of Standard 12, Indian Economy from 1950 to 1990. So children, the next part is Industry and Trade. As we had finished the previous one lecture with a debate over subsidies. So next one is Industry and Trade. Children, the 5-year plans place a lot of emphasis on industrial development. जो 5 ईयर प्लान्स बनाए गए उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस उसके सबसे ज़्यादा जोर जो डाला गया वो किन चीज़ों पे डाला गया, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होगी प्रोडक्टिविटी रेज होगी, कैपिटल गुड्स रेज होंगे, इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी विद इक्विटी, क्योंकि लोगों को काम मिलेगा, सभी को काम मिलेगा तो उससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी. लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वी हैव सीन, तो हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ थी वो बहुत नैरो थी, मतलब लार्जली कन्फाइंड टू कॉटन टेक्सटाइल्स एंड जूट. इन दो चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जा रहा था. साथ ही साथ टू वेल मैनेज्ड आयरन एंड स्टील फर्म्स भी थी हमारी इकोनॉमी के अंदर. कौन कौन सी थी? एक जमशेदपुर में थी और दूसरी कोलकाता में थी. बट ऑब्वियसली वी नीडेड टू एक्सपेंड द इंडस्ट्रियल बेस विद अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़. अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो और इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी थी. क्या रीजंस थे कि हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ा? द फर्स्ट पॉइंट इज़ economists have found that the poor nations can progress only if they have a good industrial sector. कि हमारे इकोनॉमिक्स ने फाइंड आउट किया कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे जो पुअर नेशंस हैं, जो डेवलपिंग की प्रोग्रेस में हैं, जो भी डेवलप नहीं हुए हैं, जो डेवलप होने जा रहे हैं, पुअर नेशंस हैं हमारे, उनकी डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, लोगों के पास काम होगा, तभी इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी. सेकेंड पॉइंट इज़ इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट मोर कंपेयर टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. किसके कंपैरिजन में ज़्यादा काम दिया इंडस्ट्री ने? एग्रीकल्चर के कंपैरिजन में. हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, जो सेकेंडरी सेक्टर था, वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उसी में जनरेट हो रहा था. लोग एग्रीकल्चर से कहाँ शिफ्ट हो रहे थे? इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ. रीज़न क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेबल हो गया था. हमने पिछले चैप्टर में किया था बेटा, हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो स्टेबल हो गया था, ज़मींदारों के हाथ में सिस्टम था, तो वहाँ से लोग कहाँ इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहे थे काम की तलाश में. तो इंडस्ट्रीज़ जो है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं. थर्ड पॉइंट इज़ इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी. जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, मॉडर्नाइजेशन प्रमोट होगी और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी भी होगी. मॉडर्नाइजेशन ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था चिल्ड्रन गोल्स में इन द प्रीवियस वन लेक्चर. सो नेक्स्ट इज पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. पब्लिक सेक्टर यानी हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसे एक लीडिंग रोल मिला हुआ था. मतलब जितने भी हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जितने भी पोर्शन हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, जो भी हैं, उन सबका जो लीडिंग रोल था वो किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में. यानी कंट्रोलिंग जो थी वो सरकार के हाथ में थी. पूरे स्टेट को गवर्नमेंट चला रही थी, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोलिंग नहीं थी. सो इट वॉज अ बिग क्वेश्चन द पॉलिसी मेकर विच वर फेसिंग what should be the role of the government and the private sector in industrial development. कि इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर का कितना रोल होना चाहिए और गवर्नमेंट का कितना रोल होना चाहिए. अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, इकोनॉमिकली ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो हमें उसमें एक तालमेल बनाना होगा कि पब्लिक सेक्टर का कितना लीडिंग रोल रहेगा इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट में और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कितना जाना चाहिए. क्लियर? सो द पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. In short, I have written here CMC. CMC ये 3 points हैं. CMC, different 3 parts. First, C refers to the lack of capital. With Indian industrialists to invest. सबसे पहली बात, हमारे इंडिया के जो इंडस्ट्रीज थे at the time of independence, they have lack of capital to invest in the industrial ventures, which is required for the development of our economy. Second is lack of big markets. M means markets. Lack of big markets. इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए था कि बड़ी बड़ी मार्केट्स मिले जहाँ प्रोडक्टिविटी वो अपनी दे सके. जब मार्केट नहीं थी तो इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, रिस्क उठाने से डरते थे, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते थे, इसलिए वो लोग तो प्रोडक्शन भी नहीं होती थी क्योंकि उनके पास पैसा भी नहीं था और रिस्क नहीं उठा सकते थे. रिस्क बियरिंग कैपेसिटी उन लोगों की नहीं थी. लास्ट सी मीन्स गवर्नमेंट कैप्ट कंप्लीट कंट्रोल. सी मीन्स कंप्लीट कंट्रोल. गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ था. दे हैव द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी. कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी मीन्स कि गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल था उन इंडस्ट्रीज़ का जो पूरा वाइटल रोल निभा रहे थे. क्लियर? सो दीज आर द 3 रीजन्स वाई पब्लिक सेक्टर वॉज गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट.
कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया होता है, बड़े इंडस्ट्रीज के पास पैसा नहीं था, वो रिस्क नहीं उठा सकते थे, तो वो इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश भी नहीं करते थे। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, दैट इज IPR 1956। इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ रेजोल्यूशन लिया गया, उसमें क्या चेंजेस लिए गए IPR 1956 में? इन अकॉर्डेंस विद द गोल ऑफ द स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल था, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लिया गया 1956 में, अडॉप्ट किया गया। इस रेजोल्यूशन का जो बेसिस था वो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। क्लियर? The resolution formed the basis of second 5 year plan, and under it children industries were classified into 3 categories. What were those 3 categories? The first category was exclusively owned by the state, मतलब पहली कैटेगरी तो वो थी जहाँ पूरा कंट्रोल इंडस्ट्रीज का स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। दूसरी कैटेगरी के अंदर वो इंडस्ट्रीज आई जहाँ पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर के हाथ में कंट्रोल था और प्राइवेट सेक्टर सप्लीमेंट्री के रूप में काम कर रहा था, मतलब हेल्प कर रहा था, इन विच प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट सेक्टर विद द स्टेट टेकिंग द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट। लेकिन पूरा कंट्रोल जो है था किसके हाथ में? स्टेट के हाथ में ही था, यानी गवर्नमेंट के हाथ में था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर मिलके काम कर रहा था। थर्ड कैटेगरी में वो आ गया जो बचे हुए हमारे जो लाइक बैकवर्ड रीजन्स थे, वहाँ जो इंडस्ट्रीज स्टार्ट की जा सकती थी उसका कंट्रोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर को, रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, कि जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में नहीं था। यानी इन 2 कैटेगरीज में तो हमने देखा फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में कि एक्चुअली कंट्रोल स्टेट के हाथ में ही था, लेकिन थर्ड कैटेगरी में जो बचे हुए जो हमारे एरियाज है लाइक बैकवर्ड रीजन्स, वहाँ के लिए कंट्रोल दिया गया प्राइवेट सेक्टर को, लेकिन वहाँ भी स्टेट का कंट्रोल था क्योंकि उसके लिए उन्हें पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। सी वाई एंड हाउ वाज प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड under the IPR 1956? Why and how was private sector regulated under the IPR 1956? Children, although they were the category of industries left to the private sector, and the private sector was kept under state control through a system of license, यानी सबसे पहले उन्हें काम करने के लिए लाइसेंस लेना होगा, यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल फिर भी गवर्नमेंट के हाथ में है। कोई भी न्यू इंडस्ट्री को अलाउड नहीं है अनलेस उनके पास लाइसेंस ना हो, पहले उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। इस पॉलिसी का जो यूज़ किया जा रहा था वो इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने का मोटिव था बैकवर्ड रीजन्स में। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया। अगर वो इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड इकोनॉमिकल एरिया में स्टार्ट की जा रही तो उसके लाइसेंस ईजिली मिल जाता था, अदरवाइज को ईजिली लाइसेंस अलाउड नहीं किया जाता था। क्लियर? विदाउट लाइसेंस नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड टू एंटर, कोई भी न्यू इंडस्ट्री ईजिली एंटर नहीं कर सकती थी। लेकिन इस पॉलिसी के अंतर्गत इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए लाइसेंस सिस्टम भी दिया जा रहा था, प्लस कुछ अदर कंसेशंस भी दिए जा रहे थे। वो थे लाइक टैक्स बेनिफिट्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमें फ़ायदा मिल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल रही थी, जो टैक्स बेनिफिट्स जो टैरिफ ड्यूटीज़ लगती थी उसे रिमूव किया जा रहा था, उसे लेस किया जा रहा था। तो पर्पस क्या था? रीजन इक्वालिटी को प्रमोट करना। क्लियर? द पॉलिसी वॉज यूज्ड वाई टू प्रमोट इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स, ईजी लाइसेंसिंग वर गिवन टू फॉर सच एरिया स्पेशली, एंड गिवन टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडाइज रेट इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको समझाया मैंने बेटा। Existing industry also had to obtain license. Now this is the next point. Existing industry also have to obtain license. Wow. किस लिए? मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करे इंडस्ट्री उन्हें भी लाइसेंस लेना होगा। किसके लिए? अगर उन्हें अपना आउटपुट रेज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था पहले सरकार से। क्लियर? तो दिस वॉज मेंट टू इंश्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वॉज नॉट मोर देन व्हाट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड। ये इसलिए होता था ताकि ये फिक्स था, कोटा फिक्सेशन थी कि जितनी क्वांटिटी फिक्स की गई है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो। जितनी प्रोडक्टिविटी के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया लाइसेंस, मतलब प्रोडक्शन रेज करने के लिए, जितना प्रोडक्शन रेज करने के लिए आपको लाइसेंस मिला सिर्फ उतनी प्रोडक्शन करें, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट वाज द मोटिव। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुई उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया गया, उन्हें भी रेज किया गया गवर्नमेंट द्वारा। क्या रेज किया गया? 1955 के अंदर जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या विलेज इंडस्ट्रीज थी चिल्ड्रन, इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड द कार्वे कमेटी। दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन। कार्वे कमेटी कब बनाई गई? पहली बात 1955 में। किन्हें कंसिडर किया गया कार्वे कमेटी में? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ को।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो 1950 में थी, जो फिक्स की थी अमाउंट गवर्नमेंट ने, वो था 5 लाख का. दैट वाज 5 लाख इन 1950. क्लियर. अब जो मैक्सिमम अमाउंट इंक्रीज किया गया इन्वेस्टमेंट का, दैट वाज ₹1 करोड़. क्लियर. पहले जो था 1950 में डिसाइड किया गया था, 1950 में था 5 लाख, और उसके बाद जो अब प्रेजेंट अलाउड किया गया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, दैट इज ₹1 करोड़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? इट इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. In 1950, a small scale industrial unit was one which invested a maximum of 5 lakh. Clear? While at present allowed as ₹1 crore. Now question arise, why did the government promote small scale industries? Government ने small scale industries को promote क्यों किया? The reason is, क्या reason था? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या थी? एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्टिव थी, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ छोटे मोटे काम ज़्यादा किए जाते थे, लाइक शू मेकिंग, शू पॉलिश बनाना, सर्फ बनाना, ये छोटे मोटे सब काम वहाँ पे किए जाते थे. उनका मोटिव यही था बैकवर्ड रीजन्स के एरिया में रहने वाले लोगों को काम दिया जाए. सो द रीज़न इज़ दैट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, they adopt labor intensive technique, they use more labor than the large scale industries. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी जहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा था, ये छोटी इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ की जा रही थी. तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता था, तो गवर्नमेंट का मोटिव ही यही था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि बैकवर्ड रीजन्स में काम करने वाले स्पेशल लोगों को काम मिले, बेरोजगार ख़त्म किया जाए. नाउ हाउ गवर्नमेंट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, उन्हें प्रोटेक्ट किया. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रियल फार्म्स. वो बड़ी इंडस्ट्रियल फार्म से कम्पीट नहीं कर सकती थी. तो इस पर्पज़ के लिए द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व्ड. रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया कि द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ये जो क्राइटेरिया था रिजर्वेशन का, वो था ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है गुड्स की, उसे इंक्रीज़ किया जाए. राइट. मोर ओवर कंसेशंस वर गिवन. कंसेशंस दिए गए. अभी हमने डिस्कस किया पीछे, ड्यूटीज़ जैसे हमारी टैक्स ड्यूटी थी उन्हें कम कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी तारिफ रेट्स को कम कर दिया गया, और जो बैंक से लोन मिल रहा था उसके रेट्स को रिड्यूस किया गया. सो इन दिस वे गवर्नमेंट प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थ्रू रिजर्वेशंस एंड, और यू कैन से कोटा सिस्टम, और थ्रू टैक्स रिडक्शंस. नेक्स्ट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स कि गवर्नमेंट का मोटिव था कि हमारा जो बाहर से आ रहा था सामान, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, उसका सब्सटीट्यूशन प्रोड्यूस किया जाए, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए, ताकि हम लोग दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड ना रहे. सो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी. In first 7 plans, foreign trade was characterized by commonly named inward-looking trade strategy. In the first 7 plans, जो पहले 7 plans थे हमारे, first 7 plans, foreign trade को किस नाम से जाना गया? What was characterized by what is commonly called as inward-looking trade strategy. Clear? But technically, this strategy is also called import substitution. आई रिपीट, पहले इसे इनवार्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी कहा जा रहा था, लेकिन टेक्निकली स्ट्रेटेजी को हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन कहते हैं. मींस कि ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा था जो पहले इंपोर्ट किए जा रहे थे, अब उनके सब्स्टिट्यूट गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस किए जा रहे थे. यानी हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं थे, बल्कि हमारी अपनी कंट्री ही उन गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी. क्लियर. सो व्हाट इज़ द मोटिव? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. हमारा मोटिव था कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक यानी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, फॉरेन कंट्री से, उनसे होने वाले कंपटीशन से अपने आप को बचा सकें, और खुद इतनी प्रोडक्शन करें कि हम दूसरी कंट्रीज़ के स्लेव बन के ना रहें. नो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. रीज़न क्या था इसके पीछे? कि हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, जो कि कम्पीट नहीं कर सकती डेवलप्ड इकनॉमीज़ के साथ, उन्हें मोटिवेट करना ताकि वो खुद प्रोडक्शन करें और हमारा बाहर से आने वाला इंपोर्ट रोका जा सके. It is assumed that if the domestic industries are protected, they will learn to compete in the course of time. उनकी assumption इकोनॉमिस्ट की ऐसी कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट थी सरकार उस टाइम पे, तो गवर्नमेंट की ऐसी assumption थी कि अगर हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो सीखेंगे कि कैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ कंपटीशन किया जा सकता है. हमारे जो प्लानर्स थे उन्हें ये भी डर था कि इससे फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे अदर कंट्रीज़ के साथ तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेज होगा, क्योंकि
तो इसके लिए क्या चाहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगेगी तभी हम इंपोर्ट घटाएंगे अपनी कंट्री में, सब्स्टिट्यूट्स को प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमारी कंट्री का फॉरेन कंपटीशन कम होगा। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू टू फॉर्म्स, प्रोटेक्शन जो दी जा रही थी इम्पोर्ट से वो दो तरीके से दी जा रही थी। किस तरीके से, टैरिफ्स के थ्रू एंड कोटास के थ्रू। मोटिव क्या था, इम्पोर्ट्स को रिड्यूस करना। टैरिफ का मतलब है टैक्स ऑन इम्पोर्टेंट गुड्स, दे मेक इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज़, तो मोटिव था टैरिफ्स को कम करना। एंड कोटा सिस्टम क्या था कि एक फिक्सेशन की गई कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, उसके लिए पहले हमें लाइसेंस लेना है। तो इससे इंपोर्ट, हमारा मोटिव था इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, इंपोर्ट को कम करना, ताकि डोमेस्टिकली मार्केट को, डोमेस्टिक फार्म्स को फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। क्लियर? सो द इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ एंड कोटा इज दैट दे रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम imports. Clear? Protect the domestic firms from foreign competition regarding imports. Next is critical evaluation of the industrial and trade policies. Industrial and trade policies का critical evaluation means positive effect क्या थे इसके. Children, the achievements of India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed. इसमें कोई wrong नहीं हम कह सकते, that is positive effect कि जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर ने काफ़ी अचीवमेंट दिखाई। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर से आने वाला वो भी रेज हुआ। 1951 में अगर हम देखें तो 11.8% था, जो कि 1991 तक इंक्रीज होकर 24.6% हो गया था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर था जीडीपी में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है डेवलपमेंट का। सो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट। द फर्स्ट वन इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. Diversification of industrial sector. No longer was Indian industry restricted largely to cotton, textile and jute. They have not confined to cotton, textiles and jute only. Instead, they have raised their productivity in other सेक्टर्स ऑल्सो. इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की, काफ़ी चीज़ों की प्रोडक्शन रेज हुई, सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट में नहीं रह गए थे. डाइवर्सिफिकेशन, काफ़ी चेंजेस आए इंडस्ट्रियल सेक्टर में. सेकंड इज प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी उन्हें काफ़ी प्रमोट किया गया, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी गई लोगों को. लोगों ने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, अपने छोटे छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया. और स्पेशली जो छोटे छोटे जो बिज़नेस नहीं चला सकते थे, जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, उनकी गवर्नमेंट ने हेल्प की ताकि वो अपना छोटा बिजनेस खुद का स्टार्ट कर सकें. राइट. थर्ड इज़ डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज. इंडिजीनियस से रिलेटेड मतलब इंडिजीनियस की अगर हम टर्म की बात करें सो दैट इज़ रिलेटेड टू क्लोथिंग इंडस्ट्री, क्लियर, फैब्रिक एंड ऑल. लेकिन यहाँ हम अगर बात करें तो दैट इज़ प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन enabled the development of indigenous industries in the areas of electronics and automobile sectors which otherwise could not have developed. यानी इंडिजिनियस इंडस्ट्री से यहाँ हमारा मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है. वी आर डिस्कसिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर. यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना इम्प्रूव हुआ कि सिर्फ कपड़े वपड़े पे नहीं डिपेंड थे हम लोग, बाकी चीज़ें भी प्रोड्यूस करते. हर चीज़ की प्रोडक्शन इंडिया में होने लगी थी. जो चीज़ें पहले बाहर से इंपोर्ट की जा रही थी वो सब चीज़ें अब इंडिया में प्रोड्यूस की जा रही थी. Last is the drawbacks and criticism of this topic. What were the drawbacks of the industrial and trade policies? कुछ drawbacks भी रहे. Inefficient functioning of the public sector. हमारा जो public sector था उसकी inefficiency को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते. लंबे टाइम तक जो हमारी जो बहुत सारी पब्लिक सेक्टर फार्म्स थी जो बहुत ज़्यादा लॉस अर्न कर रही थी लेकिन फिर भी फंक्शनिंग चल रही थी. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ इट इज़ ड्रेनिंग on the nation's limited resources, still they will continue their functioning. चाहे वो लॉस अर्न करें लेकिन फिर भी उनकी फंक्शनिंग चलती रहेंगी. और हम अच्छे से जानते हैं जो पब्लिक सेक्टर है हमारा वो प्रॉफिट के लिए मेंट नहीं है. दे आर नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट. उनका मोटिव है नेशन का वेलफेयर करना. तो पब्लिक सेक्टर्स फर्म शुड बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट टू विच दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड नॉट ऑन द प्रॉफिट्स दे अर्न. Initially, public sector was required in a big way. It is now widely held that state enterprises continue to produce certain goods and services, although this was no longer required. उनकी अपनी मोनोपली बन चुकी है, राइट. उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो भी काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल है जैसे कि टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज. ये इंडस्ट्री जो है कॉन्टीन्यूटी में, दिस इंडस्ट्री कॉन्टिन्यू टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. क्लियर. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को टोटली जो है पब्लिक सेक्टर के रिजर्वेशन में रखा गया, यानी इसका कंट्रोल स्टेट के हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था. इवन आफ्टर इट वाज रियलाइज दैट प्राइवेट सेक्टर फर्म्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट. और प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड भी कर रही है और बेटरली प्रोवाइड कर रही है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. इवन टिल द लेट 1990s वन हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट अ टेलीफोन कनेक्शन. सो व्हाट वाज इट?
इन 2001 दिस फर्म वाज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कंट्रोल किसके हाथ में आया, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ गया। और ये लंबे टाइम तक लॉसेज अर्न करने के बाद इन्हें तो अपना कंट्रोल पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना चाहिए था, अपने आप ही दे देना चाहिए था। Similarly, even now only the public sector supplies national defense, and even though the private sector can manage hotels well, yet the government also run hotels. गवर्नमेंट चला सकती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है इन चीज़ों को। सो द गवर्नमेंट शुड गेट आउट ऑफ एरियाज विच द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज। जिन चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर मैनेज कर सकता है, गवर्नमेंट को अपनी रिसोर्सेज को उन चीज़ों में, इंपॉर्टेंट चीज़ों में कंसंट्रेट करना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता। इन शॉर्ट वी वांट टू से कि जिन चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कर सकता है तो पब्लिक सेक्टर अपनी टांग क्यों उड़ा के रखता है। पब्लिक सेक्टर को अपने रिसोर्सेज को वहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, उन चीज़ों की प्रोडक्शन में देना चाहिए जिन चीज़ों की प्रोडक्शन का कंट्रोल या लाइसेंसिंग प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ व्हाट केम टू बी कॉल्ड द परमिट लाइसेंस राज। लाइसेंस का मतलब, हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं। Excessive regulation of industries. Excessive regulation of what come to be called the permit license raj prevented certain firms from becoming more efficient. लाइसेंस की वजह से कुछ फर्म्स एफिशिएंट, प्रोमिनेंट होने से रह गई। लाइसेंस मिलेगा तभी काम हो पाएगा। इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन बढ़ानी है तो भी लाइसेंस लेना है, सो दैट इज़ रॉन्ग। मोर टाइम वॉज स्पेंट ये सोचने में कि लाइसेंस लेंगे, कब मिलेगा, कब प्रोडक्शन रेज होगी, दैट इज़ टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। कि प्रोडक्शन बढ़ानी है उसके लिए पहले आपको जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, राइट। सो मोर ओवर द नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री वॉज मिस यूज बाय इंडस्ट्रियल हाउसेज। इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज, एंड अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लाइसेंस इस चीज़ के लिए नहीं लेने जाते हैं कि उन्हें नया फर्म शुरू करनी, बल्कि कैसे कॉम्पिटिटर्स को नई फर्म स्टार्ट करने से रोका जाए, उनके कामों में टांग अड़ाई जाए। सो नुकसान किसको पहुँच रहा है, कहीं ना कहीं वही स्मॉल फार्म्स को पहुँच रहा है। नाजायज़ फ़ायदा कौन उठा रहा है, बड़ी फार्म्स उठा रही हैं। नो इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट्स क्वालिटी। प्रोड्यूसर्स को कोई इंसेंटिव नहीं मिलता कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके, जबकि फॉरेन कंपटीशन हमारी कंट्री में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जब बाहर हमारा प्रोडक्ट जाना ही नहीं है, जैसा भी प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में महंगा भी बिकेगा, मोनोपोली भी क्रिएट होगी। कंपटीशन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इस चीज़ से ख़त्म किया। हमारा जो ट्रेड था वो सिर्फ अपनी कंट्री के अंदर डोमेस्टिकली मार्केट में ही चल रहा था, फॉरेन कंट्री में नहीं हो पा रहा था, जिससे हमारा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही थी। क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है कॉन्टिन्यूटी में और उसे दिखता है कि मार्केट में उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, उसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर को जैसा दोगे वो ले लेगा, वैसा ही पसंद करने लगता है कस्टमर, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट में ख़त्म। तो फॉरेन कंपटीशन हमारा ख़त्म हो गया तो हम ना ही क्वालिटी इंप्रूव करने की सोचेंगे, ना प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन आएगा, ना उसके प्राइस में लेके कोई कंपटीशन आएगा। सो दीज रेगुलेशंस वर टोटली इनएफिशिएंट। इन्हीं क्रिटिसिजम्स की वजह से 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की गई, यानी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए, एंड दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट थर्ड कमिंग चैप्टर. So with these points, chapter is completed here, children. I hope everything is clear to you. If there is any query arise, you can ask in the comment box. Stay happy, stay healthy, stay safe at home. Enjoy the festivals. Thank you. Have a nice day ahead, children.